अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैडम ने दोनों कानों पर उंगलियां रख दी और कहा, मैं किसी से भला उसका जिक्र क्यों करने लगी? क्या मुझे अपने घर की सलामती अजीज नहीं? तुम खातिर जमा रखो, इस बात का क़यामत तक सिवाय तुम्हारे और मेरे किसी तीसरे को इल्म नहीं हो सकेगा। मैं काफ़ी हद तक मुतमईन हो गया था। मैंने मैडम को इतना पक्का कर दिया था कि मुझे यकीन था कि अब वो किसी से इस सिलसिले में कोई बात करने की पोजीशन में नहीं थी। इस अहम काम से फारिग होकर मैंने सोनिया को एटमी प्लांट के अहाते से अगवा करने के मंसूबे पर गौर करना शुरू कर दिया। इस दौरान में हिफा से नया फौजी इंटेलिजेंस वाला भी पहुंच गया। उसकी फ़्लाइट जजीरे के एयरपोर्ट पर शाम को आई थी। अगले रोज़ मैं बंगले पर गया तो साहब ने अपनी बीवी से यानी मेरी मैडम को गुफ्तगू के दौरान में बताया कि हिफा से नया मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर अफराहीम रात को आ गया है। उसकी बेगम ने किसी कदर परेशानी का इजहार किया तो साहब बोला, तुम बहुत जल्द परेशान हो जाती हो। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। यहाँ के इंटेलिजेंस ऑफिसर मेरे साथ हैं और फिर मैं आज दोपहर उसे खाने पर यहाँ बुला रहा हूँ। मैं किचन में था, ये आवाज़ मेरे कानों में पहुँची तो मैं चौकस हो गया। साहब चला गया तो मैडम ने मुझे नाश्ते की मेज़ पर बुलाकर सबसे पहले तो ये पूछा कि मैंने यमराज के मंत्रों का अमल ख़त्म किया या नहीं। मैंने उसे ये कहकर तसल्ली दी कि 2-1 रोज़ में यह अमल पूरा हो जाएगा। उसने मुझे मंत्रों के अमल को तेज तर करने की हिदायत की और फिर बताया कि दोपहर के खाने पर हिफा से एक नया ऑफिसर भी आ रहा है। उसने मुझे फूड स्टोर से एशिया खुर्दोनोश लाने के लिए एक फहरिस्त लिख कर दी और $100 का एक नोट भी दिया। मेरे अंदर एक बेचैनी सी शुरू हो गई। नया इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर अफराहीम कहीं मुझे पहचान न ले। मैंने फूड स्टोर के एक आईने में अपनी शक्ल को गौर से देखा। मेरा हुलिया हिफा के ज़माने से काफ़ी बदला हुआ था। मैं बिल्कुल कोई मद्रासी ब्राह्मण पुजारी लगता था। फिर भी मैंने फैसला किया कि नए जासूस के सामने ज़्यादा नहीं आऊँगा। खाना तैयार करने में मैडम मेरे साथ लग गई। 1 बजे तक हमने कई डिशें तैयार कर ली थीं। पूरे 1:30 बजे बरसाम साहब हिफा वाले नए इंटेलिजेंस ऑफिसर अफराहीम को साथ लेकर दाखिल हुए। ये छोटे कद का गोल शानों वाला एक उधेड़ उम्र आदमी था जिसके सर के दरमियान में बाल उड़े हुए थे। छोटी छोटी निसवारी मूछें थीं। पतलून और सफ़ेद नीम आस्तीन की बुश शर्ट में था। मुंह में सिगार लगा रखा था। उसकी बड़ी अवभगत की गई। अपने साहब की हिदायत के मुताबिक मैडम मेहमान के आगे बिछी जा रही थी। उसे तरह तरह के मशरूब चखाती। बरसाम साहब ने उसे सिगारों का एक डब्बा भी पेश किया। खाने पर इंटेलिजेंस ऑफिसर अफराहीम की करंजी आंखें कमरे का जायजा भी ले रही थीं। खाने के बाद मशरूब का गिलास सामने रखकर अफराहीम ने सिगार सुलगाया और उसका धुआं उड़ाते हुए बोला, मिस्टर बरसाम, अब तक यहाँ वालों की तहकीकात से तो यही पता चला है कि बाहर से किसी पाकिस्तानी कमांडो ने यहाँ आकर ये तकरीबी कार्रवाई की है। मैं मेज़ से बर्तन उठाकर बड़े आराम से तश्त में रख रहा था। वो इब्रानी ज़बान में गुफ्तगू कर रहे थे। सिक्योरिटी चीफ बरसाम ने सिगरेट सुलगाया और कहा, सर हमारी सिक्योरिटी यहाँ बड़ी सख्त है। अगर बाहर से कोई पाकिस्तानी कमांडो आया है तो उसे यकीनन दुश्मन की किसी अबदोस कश्ती ने साहिल पर उतारा होगा। इंटेलिजेंस ऑफिसर सिगार का हल्का सा कश लगाकर बोला, क्या आपने यहाँ समंदर के नीचे बारूदी सुरंगें नहीं बिछाई? बरसाम ने जवाब में कंधे उचकाया और कहा, सर इसकी कभी ज़रूरत नहीं समझी गई। वैसे भी आप तो जानते हैं कि यह जजीरा भारत के मुल्क का एक हिस्सा है और भारतीय हुकूमत ने हमें एक दोस्ताना मुआहदे के तहत कुछ अरसे के लिए दे दिया है। अगर हम जजीरे के गिर्द बारूदी सुरंगें वगैरह बिछाते हैं तो इससे तल्लुकात पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय हुकूमत का कोई न कोई साइंसी या फौजी वफ्द महीने में 1 आध बार यहाँ ज़रूर आता है और वह फौजी लॉन्च पर ही आते हैं। इंटेलिजेंस ऑफिसर फराहीम खामोशी से सिगार पीने लगा। मैं खाली बर्तन लेकर किचन में आ गया। किचन खाने की मेज़ से ज़्यादा दूर नहीं था और अगर आदमी हिम्मतन गोश हो तो वो खाने की मेज़ पर बातें करने वालों की आवाज़ और जुमले बखूबी सुन सकता था। इंटेलिजेंस ऑफिसर कहने लगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ जो भारत के तमिल लोग बस्ती में रहते हैं ये उनमें से किसी की कारस्तानी हो? मेरे जिस्म में ठंडी लहर दौड़ गई। चीफ सिक्योरिटी बरसाम ने कहा, सर ये लोग तो इतने पसमानदा और जाहिल हैं कि उन्हें इस किस्म की तकरीबी कार्रवाइयों की क्या ज़रूरत हो सकती है। फिर ये लोग एक तरह से यहाँ पना लिए हुए हैं। मैं काफ़ी लेकर मेज़ के पास पहुँच गया था और बड़े आराम से मेज़ पर काफ़ी के बर्तन रखने लगा। मैं मिस्टर इब्राहिम से आंखें चुराने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने अपने चेहरे पर बड़ी अजाना मुस्कुराहट तारी कर रखी थी।
मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर ने एक ऐसा सवाल कर दिया जिससे मेरे दिल को ज़रा सा धड़का लगा, मगर मैंने अपने रवैये से हरगिज़ ज़ाहिर न होने दिया। उसने सिक्योरिटी चीफ से पूछा, मुझे बताया गया है कि हाल ही में भारत से एक नया तमिल बाशिंदा भी यहाँ आया था, वो कौन है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ये इंतहाई तशवीश अंगेज़ लम्हा था। मेरे कानों में सनसनाहट सी गूंजने लगी। ये नया सुराग रसा हर बात से वाकिफ़ था, अगरचे उसने मुझे पहचाना नहीं था। हो सकता है कि उसने मेरी तस्वीर ना देखी हो, लेकिन अगर वो मुझसे पूछगछ करता है तो मेरे किसी न किसी जाल में फंस जाने का इम्कान था। मैं ये तवक्को कर रहा था कि सिक्योरिटी चीफ अभी मेरे तरफ इशारा करके कहेगा कि ये आदमी हाल ही में भारत से आया है, लेकिन उसने जो जवाब दिया उसने एक पल के लिए मुझे ज़रूर चौंका दिया। उसने सिगरेट का कश लगा कर कहा, एक आदमी किराना की जेल से भागकर यहाँ ज़रूर आया था, लेकिन वह पिछले दिनों ताड़ी ज़्यादा पीने की वजह से अपनी झोंपड़ी में मुर्दा पाया गया था। सिक्योरिटी चीफ ने यह इकदाम अपनी खाल बचाने के लिए किया था। उसे मुझ पर तो शक था ही नहीं कि मैं कोई कार्रवाई भी कर सकता हूँ। चुनाचे वो मेरा नाम लेकर अपने आप को खामखा किसी मुश्किल में नहीं फंसाना चाहता था। उसने कंदरम का नाम लेकर अपनी जान छोड़ी, क्योंकि बस्ती में कौन जीता है कौन मरता है इसका ज़्यादा इल्म सिवाय सिक्योरिटी चीफ मिस्टर बरसाम के वहाँ किसी दूसरे को नहीं था। मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर ने कॉफ़ी का प्याला उठाया और होंठों के करीब लाकर बोला, इसके अलावा भारत से कोई नहीं आया? बिल्कुल नहीं, बस वही एक नौवारद था जो मर गया। सिक्योरिटी चीफ ने अपने मेहमान की प्याली में कॉफ़ी उंडालते हुए कहा। उसकी बेगम ने अपने हाथ से बनाए हुए बिस्कुटों की प्लेट मेहमान को पेश किया और मुस्करा कर कहा, यह मैंने ख़ास तौर पर आपके लिए बनाए हैं। सिक्योरिटी चीफ ने खुद ही मेरे सर से बड़ा बोझ हटा दिया था। अगरचे उसने अपने करियर को तबाही से बचाने के लिए किया था, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे पहुंचा था। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अब मैं पूरी तवज्जो से अपना असली मिशन शुरू कर सकता था। जब मेहमान इंटेलिजेंस ऑफिसर सिक्योरिटी चीफ के साथ खाने के कमरे में चला गया तो मैडम ने मुझे बुलाकर कहा, तुम्हारे साहब ने मुझे बता दिया था कि अगर यह नया इंटेलिजेंस ऑफिसर जजीरे में नए आने वाले आदमी के बारे में पूछे तो मैं तुम्हारा नाम ना लूँगा। इस तरह वह तुम्हें खामखा परेशान करता। मैंने भी साहब को यही मशवरा दिया था। यही वजह है कि उसने तुम्हारा नाम नहीं बल्कि कंदरम का नाम लेकर मामला रफा दफा कर दिया है। मैंने हाथ बांध लिया और सर झुकाकर बोला, धन्यवाद मैडम जी, मैं गरीब आदमी हूँ, आपका नमक खाता हूँ। साहब ने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। मैडम ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, अब तुम्हें मेरा काम करने में देर नहीं करनी चाहिए। मैं देख रही हूँ कि मेरे खामद की तवज्जो मुझसे हटती जा रही है। उसकी बातों में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। वो ज़रूर उस पाकिस्तानी बदमाश औरत के साथ यहाँ से फ़रार होने का प्रोग्राम बना चुका है। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ बदगुमानियाँ भी ज़रूर होती हैं। पहली बात तो यह थी कि ये यहूदी औरत वाकई अपने खामद से बहुत प्यार करती थी। दूसरे, मैंने उसे तहमत के चक्कर में डाल दिया था कि उसे अपने खामद की ज़रा ज़रा सी बात पर शक होने लगा था। मैंने उसे कहा, मैडम मैं आज ही रात उस इलाके को देखने जाऊंगा। मैडम ने किचन का दरवाज़ा बंद कर दिया और राजदारी से बोली, डीकर तुम भोले भाले आदमी हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। ईफा से नया सुराग रसा भी आया हुआ है, मगर किसी ने तुम्हें पकड़ लिया तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मैंने उसे तसल्ली दी कि मैं जंगल का रहने वाला हूँ और महाराष्ट्र में अपने चचा के जंगल में लकड़ियाँ काटने वाले मजदूरों की निगरानी किया करता था। मैं जंगल में छुपना और रास्ता बनाना जानता हूँ। मैडम ने अब मुझसे कसम ली कि अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो मैं किसी हालत में भी उसका नाम नहीं लूँगा। मैंने कसम खाकर वादा किया कि मैं उसका नाम ज़बान पर नहीं लूँगा। उस रात मैं 12 बजे के बाद झोंपड़ी से निकलकर उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ा जिसके दामन में एटमी प्लांट और लिबर्टी का छोटा सा गुंबद बना हुआ था और जिस तरफ जाने की किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को इजाज़त नहीं थी। उस पहाड़ी हदूद अरबा से मैं वाकिफ़ था। उस पहाड़ी का कभी हिस्सा समंदर की जानब था, दूसरी जानब ढलान की सूरत में वादी का एक छोटा सा प्याला बन गया था। उस प्याला नुमा वादी में पहाड़ी ढलान के बिल्कुल साथ एटमी कम्प्लेक्स की 3 मंजिला इमारत और उसके सामने गोल दायरे में एक गुंबद बना हुआ था। मेरा टारगेट 3 मंजिला इमारत की तामीरी मंजिल पर होने वाला कमरा ही हो सकता था। जंगली रास्तों से गुजरता हुआ मैं पहाड़ी की ढलान वाले समुद्री साहिल पर पहुंच गया था। चूँकि इस जानब समंदर था इसलिए यहाँ मुझे कोई संतरी पहरा देता हुआ दिखाई न दिया। मैंने समंदर में छलांग लगा दिया
और तैरता हुआ पहाड़ी के दामन में आ गया। यहाँ समुद्री लहरें पत्थरों से टकरा कर वापस चली जाती थीं। मैं एक पत्थर पर चढ़ गया और अंधेरे में झुककर पहाड़ी की चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी। यह पहाड़ी इतनी बड़ी नहीं थी। पहाड़ी की चोटी पर किसी पहरेदार की मौजूदगी का इम्कान था और अब मैं किसी संतरी को हलाक करने का खतरा मोल लेकर अपने रास्ते में कांटे नहीं बिखेरना चाहता था। मैं झाड़ियों को पकड़कर बेहद एहतियात के साथ चारों तरफ से होशियार आंखें खोले आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहा था। पहाड़ी की चोटी पर कहीं भी मुझे किसी संतरी का साया नजर नहीं आ रहा था। फिर भी मैं चौकसा, क्योंकि पहरेदार संतरी किसी झाड़ी या मोर्चे की ओट में भी छुपा बैठा हो सकता था। चोटी के करीब पहुंचकर मैं ढलान पर लेट गया और सांप की तरह रेंग कर ऊपर को चला। चोटी पर जाकर मैंने दूसरी तरफ निगाह डाली तो देखा कि ढलान के नीचे प्यालानुमा छोटी सी वादी में गुंबद की दो जानब ट्यूब की रोशनी हो रही थी। बाएं जानब वो 3 मंजिला इमारत थी जिसका आखिरी कमरा मेरा टारगेट था। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, मुझे वहाँ कोई पहरेदार नजर नहीं आ रहा था। मैंने देखा कि अगर मैं उस पहाड़ी पर मगरब की जानब समंदर की तरफ चढ़ता हूँ तो इमारत के सामने की जानब पोर्च में सिर्फ एक मुसल्ला पहरेदार मिल रहा था। एटमी प्लांट वाले गुंबद की तरफ जो पोर्च था वहाँ चंद एक गाड़ियाँ खड़ी थीं। मैंने सारा नक्शा जहन में अच्छी तरह बिठा लिया और वहीं से रेंगता हुआ वापस उतरने लगा। नीचे समंदर की लहरें पहाड़ी के दमन से टकरा टकरा कर वापस जा रही थीं और उनका हल्का हल्का शोर बुलंद हो रहा था। मुझे दूसरी रात अपने टारगेट पर हर सूरत में हमला करना था। दूसरी रात तारीख थी, आसमान पर चांद नहीं था। इस तवाई सितारे सी आसमान पर चमक रहे थे। आधी रात से कुछ पहले मैं पूरी तरह केल कांटे से लैस होकर अपनी झोंपड़ी से निकला था। मेरा लिबास नेकर और बुशर्ट पर मुश्तमिल था। पाँव पर मैंने टाट के 2 टुकड़े रस्सियों से कसकर बांध लिए थे ताकि कहीं मेरे पाँव के निशान न पड़े। हाथों के निशान से बचने के लिए मैंने कपड़े का एक टुकड़ा अपनी कमर के साथ बांध लिया था। पिस्तौल को मैंने उपलों के ढेर के नीचे वाले गड्ढे से निकालकर अच्छी तरह से साफ कर लिया था। पिस्तौल के अलावा एक सब्जी काटने वाला चाकू भी मेरी जेब में था। इन तमाम चीज़ों के अलावा नायलॉन की मजबूत मगर बारीक सी रस्सी भी मैंने अपनी कमर के गिर्द लपेट रखी थी, जिसके एक सिरे पर मैंने 4 इंच कुतर का फंदा बना दिया था। एक एतबार से मैं बहुत कम वसाइल और बेपनाह खतरात के साथ डेथ मिशन पर जा रहा था। मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता न था। आगे मेरी मौत के इम्कानात बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मैं अपने वतन पाकिस्तान की नमूस की खातिर जान कुर्बान कर देने का अज़म मुझे आगे लिए जा रहा था। जंगली रास्तों से अब मैं पूरी तरह वाकिफ था। पहाड़ी तक पहुंचने में मुझे किसी दिक्कत का सामना न हुआ। अंधेरा पहली रात से ज़्यादा था। समुद्री लहरें पहाड़ी के पत्थरों से टकरा टकरा कर वापस जा रही थीं। मैं समंदर में उतर गया और पत्थरों का सहारा लेता पहाड़ी की दूसरी जानिब आ गया। यहाँ पानी पहाड़ी के दामन में गहरा था जो मेरी कमर तक पहुँच रहा था। मैं पहाड़ी की ढाल पर आ गया और घास और छोटी छोटी झाड़ियों को पकड़कर मगरब की जानिब चलता गया। मेरे क़यास के मुताबिक यही वो जगह थी जहाँ मुझे पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ना थी। मैंने अल्लाह का नाम लिया और आहिस्ता आहिस्ता चोटी की तरफ चढ़ने लगा। 10-15 मिनट की मेहनत के बाद मैं चोटी पर पहुंचकर लेट गया। दूसरी तरफ निगाह डाली तो मेरा क़यास और अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त निकला। 3 मंजिला इमारत पहाड़ी ढलान के नीचे बिल्कुल मेरी सीध में थी। इंतहाई एहतियात के साथ ढलान उतर कर मैं इमारत के अकब में आ गया। इस जानब इमारत के किसी भी कमरे की कोई खिड़की या रोशनदान मुझे दिखाई न दिया। मैंने बाएं जानब कोने की तरफ रुख किया। कोने के करीब पहुंचा तो मुझे फर्श पर किसी के कदमों की आवाज़ आई। मैं वहीं दबे गया और जंगली पौधों की बाढ़ के पीछे से निगाहें सामने जमा दी। एक पहरेदार कोने के करीब आकर वापस मुड़ गया। जब उसके कदमों की आवाज़ दूर चली गई तो मैं पौधों की ओर से निकला और कोने वाली दीवार के पास आकर बैठ गया। उधर दूर खंबे की रोशनी आ रही थी। जो पहरेदार यहाँ से चलता हुआ गया था वो खंबे के पास पहुंचकर रुक गया, जेब से सिगरेट निकाल कर सुल गई और दोबारा वापस मुड़ा। मैं तेजी से वापस पौधों की ओट में आकर छुप गया। जब वो अपने मुकर्रर हद पर आकर मुड़ा तो चंद सेकंड के बाद मैं दोबारा कोने वाली दीवार के पास आ गया और ऊपर निगाह डाली। ऊपर दूसरी और तीसरी मंजिलों की बालकोनियाँ बाहर को निकली हुई थीं। यहाँ से ऊपर चढ़ना और सोनिया को निकाल कर नीचे लाना इस पहरेदार की मौजूदगी में तकरीबन नामुमकिन था। इसके अलावा कभी दीवार पर कोई खिड़की या बालकोनी नहीं थी। मुझे इस जगह से ऊपर चढ़ने की कोशिश करनी थी, मगर पहरेदार संतरी बाकायदा टहल कर अपनी ड्यूटी दे रहा था। अस्टीन गन उसके कंधे से लटक रही थी। यहाँ अगर ज़रा सा भी शोर पैदा होता है
तो न जाने कहाँ कहाँ से संतरी और सिक्योरिटी के लोग निकल कर एक लम्हे में पहुंच सकते थे। मेरे पास सोचने और गौर करने के लिए वक्त भी नहीं था। मैं आज रात कुछ न कुछ कर गुजरने का अज़म लेकर निकला था। वैसे भी मैं जिस रात भी आऊँ, मुझे इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना था। बराह रास्त इस कम्प्लेक्स में दाखिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे लामहला यही रास्ता इख्तियार करना था। इस संतरी की मौजूदगी में मैं फंदा बैल्कोनी पर नहीं फेंक सकता था। अगर फंदा बैल्कोनी के जंगले के उभरे हुए कोनों में नहीं फंसता तो भी ये संतरी वापस मुड़ते वक्त मुझे देख सकता था। अगर फंस भी जाता है तो संतरी वापस घूमने के बाद मुझे ऊपर चढ़ते हुए देखकर वहीं स्टीन गन से भून सकता है। मैंने फौरी तौर पर उस संतरी को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। मैंने देखा कि वो खंबे के पास जाकर वापस मुड़ा। अब वो एक एक कदम उठाता मेरी तरफ चला रहा था। सिगरेट उसके हाथ में सुलग रही थी। मैं झाड़ी के पीछे दबका हुआ था। मैंने चाकू निकालकर अपने दाहिने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया था। मैं यहाँ साइलेंसर लगे पिस्तौल का भी फायर नहीं करना चाहता था। संतरी और झाड़ी के दरमियान फासला कम होता गया। मैंने उस लम्हे को जहन में रख लिया था जब मुझे उस पर हमला करना था। ये हमला आसमानी बिजली की तरह आनन फानन होना था। संतरी झाड़ी के करीब आ गया। मैंने बैठे बैठे अपनी एड़ियाँ ज़मीन पर से उठा ली और पंजों के बल हो गया। दुश्मन झाड़ी के पास आकर रुका। उसने मुंह पर उठाकर दूसरी और तीसरी मंजिल की बालकोनियों को देखा। मैंने अपना सांस रोक लिया था। उसने सिगरेट का एक कश लगाया और मुंह से धुआं छोड़ता उन्हीं कदमों वापस पलटा। उसने अभी पहला कदम ही उठाया था कि झाड़ी में से जैसे एक खूंखार चीता निकलकर उसकी गर्दन पर गिरा। उस वक्त मेरे दो एक्शन थे। एक बाजू ने जब उसकी गर्दन को आगे से अपने बाजू के शिकंजे में लेकर पूरी ताकत से झटका दिया तो दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ चाकू उसकी पीठ की जानिब से पसलियां तोड़ता हुआ उसके दिल में जाकर लग चुका था। दोनों एक्शन एक साथ हुए थे और इसमें ऐसी तेजी थी कि संतरी ने जितना सांस लिया था बस वही उसका आखिरी सांस साबित हुआ। वो मेरे बाजू में गिरने लगा। मैं उसे खींचकर पीछे झाड़ी में ले आया। मैं नहीं चाहता था कि उसके खून के निशान मेरी बुश शर्ट पर लगें। खून उसके आगे और सीने के पिछले हिस्से से बराबर निकल रहा था, मगर उसकी वर्दी में ही जज्ब हो रहा था कि मैंने उसे झाड़ी के पीछे घास के अंधेरे में लिटा दिया। इस काम से फारिग होते ही मैंने जल्दी से नैलून की रस्सी अपनी कमर से खोली और उसके फंदे वाले सिरे को घुमाकर ऊपर वाली बालकोनी पर फेंका। फंदा बालकोनी के जंगले की बाहर की निकली हुई सलाख में अटक गया। मैं दीवार के साथ पांव टिकाकर ऊपर चढ़ने लगा। दूसरी मंजिल की बालकोनी में आते ही मैं बैठ गया। सामने वाला छोटा सा गैलरी नुमा बरामदा खाली पड़ा था। यहाँ से मैंने तीसरी मंजिल वाली बालकोनी में फंदा फंसाया और बेहद खामोशी और एहतियात के साथ तीसरी मंजिल की बालकोनी के लोहे के जंगले को दोनों हाथों से पकड़कर सामने वाले गैलरी नुमा बरामदे को देखा। मेरा दिल धक से रह गया। ऊपर भी एक गार्ड पहरा दे रहा था। अगर मेरे टाइम में 10 सेकंड की भी कमी बेशी हो जाती तो मेरी मौत यकीनी थी, क्योंकि मैंने देखा कि तीसरी मंजिल वाला गार्ड बालकोनी से वापस मुड़कर मुझसे बमुश्किल 7-8 कदमों पर आगे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम जमाता चला जा रहा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। न जाने कौन से कदम पर उसे वापस मुड़ना था। यह बड़ी नाजुक घड़ी थी। मैं अपनी एक टांग बालकोनी के ऊपर करके बालकोनी में सिमट कर एक तरफ होकर बैठ गया। मैं गार्ड के पीछे 6-7 कदम चलने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। वह मेरी आहट सुनकर मेरे कदमों से पहले ही घूमकर मुझे देख और फायर कर सकता था। अगर उसे फायर करने की मोहलत में ना देता तब भी वह शोर मचाकर दूसरे पहरेदारों को खबरदार कर सकता था। मजबूरन मुझे उसके वापस मुड़ने, बालकोनी तक आने और यहाँ से दोबारा वापस मुड़ने का इंतज़ार करना पड़ा। इसमें एक खतरा यह भी था कि अगर वो बालकोनी में नीचे आकर देखता है तो मैं उसे नजर आ सकता था। बहरहाल मैं पूरी तरह चौकस होकर बैठ गया। मैंने अब पिस्तौल निकाल लिया था। मैं बालकोनी की दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। यहाँ दीवार की सिर्फ 2 ईंट चौड़ी ओट थी। मैं सांस रोके पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाया। एक जिंदा लाश बनकर खड़ा था। मुझे गार्ड के कदमों की आवाज़ अपनी तरफ आती सुनाई देने लगी। आवाज़ करीब से करीब तर आ रही थी। वो चंद कदम आगे चलने के बाद ही घूम गया था। हमें जांबाज फोर्स के तहत ट्रेनिंग दी गई थी, ताहम हमें ट्रेनिंग देने वाले इंतहाई तजर्बेकार फौजी कमांडो थे। हमें आदमियों की डमी पर फायरिंग करके बताया गया था कि अगर पीछे से उन पर फायर किया जाए तो गोली पीठ पर किस जगह लगनी चाहिए। टारगेट मेरी आंखों के सामने था। अब मैं दिल में एक ही दुआ मांग रहा था कि कहीं गार्ड टहलता टहलता आगे बालकोनी में ना आ जाए, फिर मैं उसे नजर आ सकता था।
और न जाने बगलाहट में क्या हो जाएगा। गार्ड के भारी फौजी बूटों की आवाज़ बिल्कुल मेरे करीब आ गई। मैंने अपना सर दीवार के साथ लगा दिया। मैं अंधेरे में खड़ा था। मैंने सांस रोक लिया था। मैं इस इंतज़ार में था कि अभी वो वापस मुड़कर चलना शुरू कर देगा, मगर वो अपनी जगह पर खड़ा था। मैंने ज़रा से भी हरकत न की। फिर मुझे नीम अंधेरे में उसका एक पाँव बालकोनी में आता नजर आया। मेरे खुदा, वो बालकोनी में दाखिल हो रहा था। शायद उसने बालकोनी के जंगले की बाहर निकली हुई सलाख के साथ लटकती रस्सी को देख लिया था। वो बिल्कुल मेरे पहलू से होकर जंगले की रस्सी पर झुकने ही लगा था कि उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया। उसने एकदम से गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। यकीनन मेरे साथ उसकी आंखों में भी 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में एक बिजली सी कूद गई होगी। एक पल के लिए हमारी आंखें एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ गईं, लेकिन मैं पहले से ही सूरत हाल के लिए तैयार था, जबकि वो नहीं था। चुनाचे मैं इसे एक पल के गुजरने से पहले पहले वापस आ गया, और इससे पेशतर के उसके मुंह से कोई आवाज़ निकलती या उसका हाथ स्टीन गन की तरफ जाता। मेरे पिस्तौल के साइलेंसर से गोली निकलकर बिल्कुल सीधी उसके दिल में पेवस्त हो चुकी थी। मुझे उसके गिरने का इतना यकीन था कि मैंने फेर करते ही उसे थाम लिया कि अगर वो बालकोनी से नीचे गिर पड़ा तो कोई दूसरा संतरी शोर मचा देगा। मैं उसे घसीट कर पीछे ले आया। गोली उसके दिल में डूब चुकी थी और वो जिंदा नहीं था, मगर शायद उसका दिमाग अभी तक जिंदा था। मैंने उसे गैलरी के फर्श पर लिटाया तो उसने फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए 2-3 बार अपनी पलकें झिप गईं। मैंने उसकी गर्दन को दबोच लिया, मगर उसकी आंखें ऊपर को चढ़ गई थीं। वो मर चुका था। मैंने उसे घसीट कर गैलरी वाली दीवार के साथ अंधेरे में कर दिया और कोने वाले कमरे के पास आ गया। मैंने पहला काम यह किया कि बालकोनी वाली रस्सी ऊपर खींच कर एक तरफ रख दिया। फंदा मैंने बालकोनी की सलाख में ही रहने दिया। कमरे पर ताला लगा था। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने पिस्तौल के साइलेंसर की नली को ताले के कुंडे में डालकर आहिस्ता से अपनी तरफ खींचा। ताला टूट गया। मैंने जेब से रुमाल निकाला, ताले को साफ किया, फिर रुमाल की मदद से दरवाजे की कुंडी हटाकर उसे ज़रा सा खोलकर अंदर झांक कर देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई इंसानी साया तेजी से दरवाजे से पीछे हट गया है। मैंने आहिस्ता से आवाज़ दी, सोनिया, क्या ये तुम हो? यह जुमला मैंने उर्दू में कहा था। अंधेरे में से एक साया मेरे करीब आ गया। ये एक वहशत अंगेज जनाना चेहरा था जिसके बाल बिखरे हुए थे। मुझे खुश कमज़ोर सी आवाज़ आई, तुम कौन हो? मैंने जल्दी से कहा, सोनिया, यह वक्त इन बातों का नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। जल्दी से मेरे साथ बाहर आ जाओ। ये सोनिया ही थी। उसका लिबास एक फटी हुई पतलून मेरी कुचली शर्ट पर मुश्तमिल था। बाल उसके शानों पर बिखरे थे। मैंने सोनिया के बाहर आते ही दरवाजे को बंद करके एक बार फिर रुमाल से वहां लगे अपनी उंगलियों के निशान अच्छी तरह से मिटा दिए। सोनिया गैलरी में दीवार के साथ लगी संतरी की लाश को झुककर देखने लगी। मैंने नैलून की रस्सी नीचे लटका दी। सोनिया से सरगोशी में कहा, तुम्हें बड़ी बहादुरी से काम लेना होगा। यहाँ से तुम दूसरी मंजिल वाली गैलरी में उतर कर मेरा इंतज़ार करोगी। जल्दी से उतर चलो, वक्त नहीं है। सोनिया की जान पर बनी हुई थी। उसने रस्सी को पकड़ा, अपनी टांगें गैलरी से नीचे की और आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगी। जब वो दूसरी मंजिल की गैलरी में पहुंच गई तो मैं भी फुर्ती से उस गैलरी में आ गया। एक झटका देकर फंदे को ऊपर वाली गैलरी से निकालकर दूसरी गैलरी में फंसाया और सोनिया को लेकर नीचे ज़मीन पर आ गया। मैंने सोनिया को झाड़ी के पीछे कर दिया और गौर से उठने वाली रोशनी को देखा। पहले वाले संतरी की लाश उसी तरह झाड़ी में पड़ी थी। सोनिया ने यह लाश भी देख ली थी। वहाँ कोई दूसरा संतरी नजर नहीं आ रहा था। मैं रस्सी वहाँ रखकर दूर नहीं जाना चाहता था। 2-3 झटकों के बाद रस्सी गैलरी के जंगले से निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। मैंने रस्सी को लपेट कर नेकर की जेब में ठोंसा और सोनिया के करीब झुककर कहा, मेरे पीछे पीछे पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दो। मैंने थोड़ी देर बाद ही महसूस किया कि सोनिया को पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। खुदा जाने वो कब से इस बंद कोठड़ी में कैदो बंद की सोबतें और तरह तरह के तशद्दुद बर्दाश्त करती रही थी। मैं उसे सहारा देकर अपने साथ चढ़ाने लगा। अंधेरे में वो मुझे कमज़ोर लग रही थी, फिर भी आज़ाद होने के ख्याल से उसमें एक नई ताकत आ गई थी और वो मेरे सहारे के बगैर चढ़ाई चढ़ने लगी। ढलान पर ज़्यादा दिक्कत महसूस न हुई। हम लुढ़कते झुककर दौड़ते हुए ढलान के नीचे समंदर में उतर गए और फिर मैं उसे वहाँ से भी निकाल कर अपने साथ सहल से हटकर जंगल में ले आया। उसका सांस फूला हुआ था। वह कुछ देर दम लेने के लिए रुकना चाहती थी, मगर मैंने उसे इसकी इजाज़त न दी और बाजू से थाम कर कहा, सोनिया,
यहाँ पल भर का आराम तुम्हें हमेशा के लिए मौत के मुंह में झोंक सकता है। वो उठकर चलने लगी। वो खामोश थी। उसका सांस चढ़ा हुआ था। छोटे छोटे खड़ नालों और ऊंची ऊंची जंगली घास में से गुजरता। मैं उसे अकब से होता हुआ उस चट्टान के दामन में ले आया, जहाँ बाएं जानब गहरे गड्ढे के पास खाड़ के किनारे पर मट्टी का वो कुदरती तोदा था, जिसके अंदर मैंने उसके लिए एक लाहद खोद रखी थी। वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैं आगे आगे झाड़ियों और घास को परे हटाता चल रहा था। तोदे के पहलू में आकर मैं अपनी कमी गा के शगाफ वाली खुश्क झाड़ियों के पास बैठ गया। वो भी बेदम होकर गिर पड़ी। मैंने झाड़ियाँ एक तरफ हटाई, शगाफ में से गुजर कर लाहद के अंदर गया। अंदर से 2 नारियल उठे। बाहर आकर उन्हें तोड़ा और एक नारियल का प्याला सोनिया को देकर कहा, इसे पी लो। उसने नारियल का प्याला होंठों से लगाया और घटाघट पी गई। मैंने भी नारियल का पानी पी लिया। उसने अंधेरे में शगाफ की तरफ देखकर कहा, क्या तुम यहीं रहते हो? मैंने कहा, नहीं, यहाँ तुम्हें कुछ वक्त के लिए रहना होगा। अंधेरे में उसकी सफ़ेद और सी आंखें मुझ पर जम गईं। उसने गहरा सांस लिया और मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आ गया, और हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि उसे इतना मालूम था कि वो किसी ऐसे जजीरे में कैद है जहाँ से फरार होना बहुत मुश्किल है।